welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the Faraday's experiment, and first experiment of Faraday is discussed in the earlier class, and now we shall discuss the experiment number 2, which is induced EMF with a stationary magnet and moving coil. लास्ट क्लास में हम लोग स्टेशनरी कॉयल और मूविंग मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट किए थे. इसमें हमें स्टेशनरी मैग्नेट और मूविंग कॉयल का जो है एक्सपेरिमेंट करना है. इस एक्सपेरिमेंट में हमने जो है मैग्नेट को फिक्स कर दिया और कॉयल को जो है मूव कराया, जैसा कि आपको फिगर में अभी दिख रहा है. यहाँ पर मैग्नेट जो है इसकी वेलोसिटी 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्टेशनरी है, रेस्ट में है. और यहाँ पर कॉयल को एक ऐसे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया गया है कि जिससे ये मूव कर सके. तो जो रिज़ल्ट हमें जो है मैग्नेट को मूव कराने पे मिल रहा था, सिमिलर रिज़ल्ट जो है आपको कॉयल को भी मूव कराने पर मिल रहा था. इसका मतलब ये है कि कॉयल को जब हम नज़दीक मूव कराते थे तो इसमें जो है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता था, और जब कॉयल को हम दूर ले जाते थे तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता था या अपोजिट हो जाता था, तब भी हमें जो है डिफ्लेक्शन मिलता था. और जब कॉयल आपका स्टेशनरी हो जाता था यानी रेस्ट में, उस सिचुएशन में हमें इस कॉयल के थ्रू कोई भी करंट जो है नहीं मिलता था. दूसरी बात, यहाँ पर यदि हम कॉयल को बहुत फास्ट मूव कराते हैं, यानी कि रेट ऑफ मोशन और स्पीड ऑफ द कॉयल इज़ फास्टर, then the induced current is higher. यानी कि जब स्पीड ज़्यादा होगा तो आपको करंट ज़्यादा मिलता है, और जब स्लोली इसको जो है मूव कराते हैं तो स्पीड कम मिलता है. तो इससे जो है हम कंक्लूज़न ये निकालते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, सिमिलर रिजल्ट एज इन एक्सपेरिमेंट 1 आर ऑब्टेन्ड इफ द मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूव. When the relative motion between the coil and the magnet is fast, the deflection in the galvanometer is large, and when the relative motion is slow, the deflection is small. यानी कि जब मोशन फास्ट होगा तो आपको ज़्यादा करंट मिलता है, और जब मोशन स्लो होगा तो आपको कम डिफ्लेक्शन मिलता है, कम करंट मिलता है. ओके, इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, फास्टर द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, greater is the rate of change of magnetic flux linked with the coil, and larger is the induced current set up in the coil. It's okay? यानी कि अगर रिलेटिव मोशन जो है ज़्यादा है तो चेंज इन फ्लक्स तेज होगा, फास्ट होगा, और अगर फास्ट चेंज इन फ्लक्स होगा तो आपको जो है इंड्यूस्ड करंट ज़्यादा मिलेगा. अब है एक्सपेरिमेंट नंबर 3. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी कुछ पहले दूसरे की तरह ही है, इसको समझते हैं. यहाँ पर एक कॉयल है जिसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है. ये टैपिंग की है, यानी की को ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, और ये एक रिहोस्टेट है. आपको पता है जैसे ही आप इस की को ऑन करोगे तो ये जो कॉयल है सोलेनॉइड की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा. और यहाँ एक सिंपल कॉयल S लगाया हुआ है जिसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है. इनमें दोनों ही कॉइल्स जो है वो स्टेशनरी रहते हैं. पहली बात, जैसे ही हम टैपिंग की को ऑन करेंगे तो हमारा इसमें करंट जो है, जब टैपिंग की ऑफ है तो इसमें करंट कितना है, 0. जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट जो है 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से मैक्सिमम की तरफ बढ़ेगा. ठीक उस पर्टिकुलर मोमेंट में ये फ्लक्स जो है यहाँ पर चेंज होगा. इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें फ्लक्स क्रिएट करेगा, और यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा. जैसे करंट 0 से मैक्सिमम पर पहुँचा, पीक पर पहुँचा, तो इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स पीक पे पहुँचेगा, यानी कि आपको मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मिलेगा. जो की ऑन करेंगे तो एक बहुत कम समय के लिए, एक क्षण के लिए जो है आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा, फिर गैल्वेनोमीटर अपने सिचुएशन रेस्ट में या 0 पर आ जाएगा. फिर टैपिंग की को जब ऑफ करेंगे तो जब ऑफ करेंगे तो आपका करंट यहाँ पर मैक्सिमम से 0 पर आएगा इस कॉइल में, क्योंकि करंट मान लीजिए 10 एम्पियर करंट या 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. जैसे की को ऑफ करेंगे तो कुछ सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड लगते हैं कि करंट आपका उस 2 एम्पियर से 0 एम्पियर पर आए. उस दौरान जो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि करंट ड्रॉप होगा
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी स्लो कम होगा, जीरो पे आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे कम होगा तो यहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट्री डिफ्लेक्शन मिलेगा, यानी कि कुछ क्षण के लिए मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है रियोस्टेट से हम करंट को अगर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बढ़ता है, और जब करंट को हम घटाएंगे तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन घटता है। इसका मतलब सीधे सीधे तौर पे ये है कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यदि वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज होगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, बढ़ेगा या करंट मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स होगा तो। और जब यहाँ पर आप करंट जीरो कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड पीक से जीरो होगा, उस क्षण के लिए यहाँ पर आपको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो पर आएगा, यानी चेंज होगा, और चेंज होगा तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। और जब हम करंट को बढ़ाते रहेंगे तब भी आपको जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। जब हम घटाएंगे करंट को तब भी यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और आपको जो है यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो आप इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये सारा आप रीड करोगे तो आपको बिल्कुल जो है वही रिजल्ट मिलेगा, वही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो कुल जो है 5 केसेस यहाँ पर हैं, और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स का जो कंक्लूजन मिलता है आपको, ये आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट चेंजेस एन इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस एन इंड्यूस्ड करंट इज सेट अप इन इट। यानी कि जब किसी क्लोज कॉइल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो उसमें कंटिन्यूअस चेंज होगा तो आपको जो है इंड्यूस्ड EMF या फिर करंट मिलेगा, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपको करंट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेज़ी से चेंज होगा आपको करंट उतना ज़्यादा मिलेगा, और अगर स्लोली चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स तो आपको जो है करंट कम मिलेगा। इट मीन्स द हायर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सर्किट, greater is the induced EMF or current. It's okay. Now next is laws of electromagnetic induction, यानी इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पर फैराडे ने कुछ लॉज दिए, नियम बनाए कि इस नियम के तहत जो है इंडक्शन का प्रोसेस जो है होगा। वो तो अब तक हम जो पढ़े वो एक्सपेरिमेंट था, यानी एक एविडेंस है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है। ठीक है, उसको आप एक्सपेरिमेंट को करके भी देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 2 पार्ट में लॉज बनाए गए। पहला, फैराडेज लॉ विच गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF, यानी फैराडे का नियम जो आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड वन इज विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट। सेकेंड वो लॉ है जिसको लेंस लॉ कहते हैं, जिससे हम करंट का डायरेक्शन पता करते हैं कि करंट किस दिशा में फ्लो होगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ इज वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सर्किट चेंजेस एन EMF एंड करंट इज इंड्यूस्ड इन विच एंड लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फ्लक्स टेकिंग प्लेस, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब यह है कि किसी भी क्लोज कॉइल में करंट तब तक ही फ्लो करेगा या इंड्यूस होगा जब तक कि उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ये करंट जो है समाप्त हो जाएगा जब उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। इट्स ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए चेंज इन फ्लक्स एकदम ज़रूरी है। जैसे ही फ्लक्स में चेंजिंग होना बंद हो जाएगा तो आपको करंट मिलना भी बंद हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ये मैग्नीट्यूड्स के रिलेटेड है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कॉइल। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फास्ट होगा तो आपको इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा मिलेगा, और अगर इंड्यूस्ड EMF ज़्यादा मिलता है तो आपको इंड्यूस्ड करंट भी ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं EMF E इज इक्वल्स टू d∅dt। यहाँ पे मॉड यूज़ किया गया है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ क्यों मॉड यूज़ किया गया है। और दूसरा जो रूल है वो लेंस लॉ है। लेंस लॉ पहले ही बताया हूँ मैं, ये डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट का। दिस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजिट द काज विच प्रोड्यूस्ड इट, यानी कि इंड्यूस्ड
करंट जो है उसी काज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होता है, यानी कि जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका क्या करता है, ये अपोज करता है, ठीक ना। तो ये लेंस लॉ है। अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे लेंस लॉ का। अब बात आती है कि जो यहाँ मॉड लगाया हुआ है उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होता है, मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। अगर हम इसको साइन के साथ, लेंस के लॉ के साथ इसको अकाउंट में लें, यानी कि इसमें लेंस लॉ को अप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा ई एम एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। वाई दिस माइनस डी फाई बाई डी टी? बिकॉज लेंस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड ई एम एफ अपोजेज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, यानी कि कौन सा काज है जो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप कहेंगे चेंज इन फ्लक्स, और चेंज इन फ्लक्स का ये ईएमएफ अपोज कर रहा है, और आपको पता है अपोज को निगेटिव साइन से दिखाते हैं। सो माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट व्हेन एवर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीजेस देन ईएमएफ डिक्रीजेस, इट अपोजेस द चेंज, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का ये अपोज करता है। नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इट्स ओके, विच इज रिटन इन द वर्ड, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स देन इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल्स टू माइनस n इंटू डी फाई बाई डी टी, यानी एक कॉइल में अगर चेंज जो है फ्लक्स का वो डी फाई बाई डी टी है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे उतने ज़्यादा जो है आपको ईएमएफ मिलेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। डी फाई बाई डी टी को हम फाई टू माइनस फाई वन अपान टी भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है। इट्स ओके। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन रहा, एक्सप्लेनेशन रहा सेकेंड लॉ का, फैराडेज सेकेंड लॉ का। ओके, अब आती है बात लेंस लॉ की। लेंस लॉ के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लेंस लॉ से हम जो है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं हम? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट इट अपोजेस द काज और चेंज इन विच प्रोड्यूस इट, यानी कि जो इंड्यूस करंट होता है वो उसी काज का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम समझते हैं कैसे। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक कॉइल है, ठीक, और यहाँ पर एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है हम इसके नज़दीक ले आ रहे हैं, यानी कि इसको v वेलोसिटी से मूव करते हुए कॉइल के नज़दीक हम ले आ रहे हैं। ओके, तो जब हम इसको नज़दीक ले आएंगे तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो इस तरह का होगा कि इस नॉर्थ पोल को नज़दीक नहीं आने देना चाहेगा। आपको एक बात बता दें हम कि हमने ये देखा था कि जब किसी कॉइल में करंट यदि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होता है तो वहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, और अगर किसी कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, क्लॉकवाइज करंट अगर फ्लो हो रहा हो तो उसको हम साउथ पोल कहते हैं। इसका मतलब अगर नॉर्थ पोल को आप नज़दीक ला रहे हैं तो इस कॉइल में भी यहाँ पर फेस पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, ताकि इन दोनों के बीच क्या होने लगे, अपोज होना शुरू हो जाए। देखिए अब यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल क्रिएट होना है तो नॉर्थ पोल के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ डेवलप हो जाता है। जब ये करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये भी नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। तो ये बार मैग्नेट जो है आसानी से नज़दीक नहीं आएगा, इसको फोर्सफुली ले आना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉइल इसको क्या करना शुरू कर देगा, अपोज करना शुरू कर देगा, या इसका इसको फोर्स, अपोजिट फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं, लेंस लॉ का ये स्टेटमेंट एक लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप नॉर्थ पोल को नज़दीक लाओगे तो इस कॉइल में ऐसा करंट सेट होगा कि फ्रंट पर नॉर्थ पोल आ जाएगा और ये नॉर्थ पोल को रिपेल करना शुरू कर देगा। इसलिए हम कहते हैं इट अपोजेस द काज बाय विच प्रोड्यूस इट। तो देखिए यहाँ पे जो करंट इंड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, नॉर्थ पोल के नज़दीक आने से, लेकिन ये उसी का अपोज करना शुरू कर दिया, उसको रिपेल करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर यदि हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं, सपोज करते हैं इसको हम v वेलोसिटी से दूर ले जाते हैं, नॉर्थ पोल को आप दूर ले जा रहे हैं,
तो देखिए नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो इसका अपोज करना का मतलब क्या हुआ, इसको अट्रैक्ट करे, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन तुरंत चेंज हो जाता है, साउथ यानी कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि आप दूर ले जाना चाहते हो तो इसको ये अट्रैक्ट करना चाहता है, तो ये भी तो अपोज ही है, हम चाहते हैं कि दूर जाए, लेकिन इसका अपोज करना मतलब कि इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब आप देखे थे पिछले एक्सपेरिमेंट में कि जब हम नॉर्थ पोल को ले आते थे तो करंट का जो भी डायरेक्शन था, जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते थे तो उसका अपोजिट हो जाता था। तो देखिए जब हम नॉर्थ पोल को नज़दीक ला रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट था, और जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे थे तो तुरंत करंट क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में टर्न कर गया। सिमिलर वे में अगर आप साउथ पोल को नज़दीक ले आते हो, इधर की तरफ ले आते हैं, तो यहाँ भी साउथ पोल क्रिएट हो जाए, यानी क्लॉकवाइज करंट सेट हो जाएगा और आपको रिपेल करना शुरू कर देगा। और अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें, साउथ को दूर ले जाना शुरू करें, तो तुरंत करंट की पोलैरिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ताकि यहाँ नॉर्थ पोल क्रिएट हो सके और साउथ को आप दूर ले जाना चाहते हो तो वो इसको अट्रैक्ट करे। इसका मतलब ये है कि हम इससे पता कर सकते हैं, जैसे कोई कहे कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम इधर की तरफ ले आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि अगर नॉर्थ पोल को हम नज़दीक ले आना चाहते हैं तो इसका रिपल्सन होगा, अपोज करेगा। अपोज कब करेगा, जब यहाँ भी नॉर्थ पोल हो और यहाँ अगर नॉर्थ पोल होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो पता लग गया ना कि आपका जो है करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा अगर आप नॉर्थ पोल को नज़दीक लाते हो तो। और अगर नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हो तो अपोज करना मतलब इसको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट कब करेगा, जब यहाँ साउथ पोल क्रिएट हो, और साउथ पोल का मतलब होता है कि करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी करंट जो है कॉइल में क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस लॉ एक लाइन ही जरूर है, लेकिन इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपका ये है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।